Hello class 10 students. Today we will discuss the topic the age of industrialization and we have left the topic here what happened to the weavers. Now we will start from this portion and we have left the topic here. However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supply of cotton and silk goods. Thus, it did through a series of steps. Here हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्थापित हो चुकी थी और उसने मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड, व्यापार पर अपने एकाधिकार कर लिया था. इट प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और मैनेज करने का एक सिस्टम डेवलप कर लिया था दैट वुड इल्यूमिनेट कंपटीशन, ताकि कि जो डच एंड पोर्चुगीज कंपनीज हैं उनसे उसका कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा है वो खत्म हो जाए और कॉस्ट पर भी कंट्रोल हो जाए, उसे ज़्यादा कॉस्ट नहीं देने पड़े, चीज़ें उसे कम दामों पर मिल जाएं और साथ में रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स मिले. उसको कंटिन्यूस जो वीवर्स है और ट्रेडर्स है उनसे उसको सिल्क और कॉटन की अच्छी सप्लाई मिलती रहे, गुड्स के सामान की. दस ये सब जो चीजें थी उन्होंने एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से किया, वन बाय वन किया. फर्स्ट, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड brokers connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स थे, जो पहले से जो इस व्यवसाय में स्थापित थे व्यापारी, उनको और ब्रोकर्स जो दलाल थे जो बीच में कंट्रोल करते थे, कम दामों पे सामान खरीदते और उन्हें ज़्यादा दामों पे बेचते, उनको उन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश की, मतलब उनको बाहर निकालने की कोशिश की और उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया वीवर्स के साथ, बुनकरों के साथ. It appointed a paid servant called the Gumastas to supervise weavers. बुनकरों के ऊपर पूरा ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक सर्वेंट को पे करते थे, उसका नाम था गुमास्ता, उसको गुमास्ता बोलते थे. What he did वो क्या करता था कि सप्लाईज को कलेक्ट करता था, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ, और वो क्वालिटी ऑफ क्लोथ पर एक नजर रखता था. सेकेंड, it prevented company weavers from dealing with other buyers. One way of doing this way through the system of advances. Once the order was placed, the weavers were given loan to purchase the raw materials for their production. Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gumastas. They could not take it to any other traders. इन्होंने सेकेंडली दूसरा जो उन्होंने तरीका अपनाया वो ये कि कंपनी वीवर्स, कंपनी के जो बुनकर थे, उनको और किसी भी डीलर से बड़े सामान चीजें खरीदने के लिए से उनको प्रतिबंधित कर दिया. एक बार जब वो लोन्स ले लेते थे कंपनी के ऑफिशियल्स से, तो उन्हें सामान बेचना पड़ता था. रॉ मटेरियल्स पहले उनको ही बेचनी पड़ती थी और those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gumastas. वो गुमास्तास को अपना जो रॉ मटेरियल से जो क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे वो बेचते थे. they could not go to others. As loans flowed in and the demand for the textiles expanded, weavers eagerly took the advances, hoping to earn more. Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving, and the produce from this took care of their daily needs, family needs. Now they had to lease out the lands and devote all their time to weaving. Weaving, in fact, required the labor of the entire family with
children and women, all engaged in different stages of the process. लोन जब आने लगा और साथ में जो डिमांड थी उसकी फाइन टेक्सटाइल की, जो बढ़िया से जो टेक्सटाइल था उसकी जो डिमांड थी, वो मांग थी, वो बढ़ती गई। और वीवर्स ने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने और एडवांस लेना शुरू कर दिया ताकि कि और वो अर्न कर सके और ज़्यादा, hoping to earn more. Many weavers had small plots of land. उनके पास जो छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड था जिस पर वो रोजमर्रा की जरूरत के लिए, जो वो फैमिली नीड्स के लिए वो उस पर डिपेंड होते थे कि वो वहाँ पर आप वो कृषि भी करते थे। बट नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड। अब वो उस लैंड को दूसरे किसानों को लीज पर देते थे और जो प्रोड्यूस होती है उसका कुछ पोर्शन रख लेते। दे हैव टू डिवोट ऑल द टाइम फॉर द वीविंग। अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय वीविंग बुनाई के लिए देना पड़ता। ये जो वीविंग प्रोसेस थी, इट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द होल फैमिली। इसमें जो पूरी फैमिली थी, एंटायर फैमिली, उसका श्रम भी उसमें लग जाता था। मतलब चिल्ड्रन और वुमेन भी इस काम में एंगेज रहते थे इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and the gomastas. गोमास्ता और जो बुनकर थे उनके बीच में क्लैशेस भी, लड़ाई झगड़े भी होने लगे। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट had very often lived within the weaving village and had a close relationship with the weavers, looking after their needs and help them in the time of crisis. जो पहले के जो सप्लाई मर्चेंट्स है, जो व्यापारी जो सप्लाई करते थे, वो विलेज में रहते थे, गांव के अंदर रहते थे, वीविंग विलेज के, और उनके वीवर्स के साथ, बुनकरों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप थे, अच्छे संबंध थे। वो उनकी जरूरतों को पूरा करते और अगर मुसीबत के समय में उनकी हेल्प भी करते। द न्यू गोमास्तास वर आउटसाइडर्स। जो नए गोमास्ता थे वो बाहर के थे, विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक्स विद द विलेज। उनके गांव से कोई सामाजिक संबंध नहीं था। दे एक्चुअली arrogantly marched into village and sepoys and peons and punished weavers for delaying in supply, often beating and flogging them. जो नए गुमास्ता से थे वो आउटसाइडर से, बाहर के थे, उनके कोई भी सामाजिक संबंध नहीं थे विलेज के साथ, गांव वाले लोगों के साथ, और वो इंडिफरेंट बेरुखी से पेश आते विलेज में, गांव में आकर के सिपाहियों के साथ और पियंस चपरासियों के साथ, और उनको पनिश भी करते, उनको सजा देते वीवर्स को, और साथ जो बुनकर समय पर सप्लाई नहीं देते उनको, और ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉगिंग देम, उनको मारते भी और साथ में उनको विप्लैश, कोड़े वगैरह से भी मारते थे। द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइजेस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स. The prices they received from the company was miserably low, and the loans they had accepted tied them to the company. जो उन्होंने जो कंपनी से लोन लिया था तो उसी लोन को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता, और वो कंपनी के साथ ही बंध गए थे। उनको जो वेजेस मिलते थे, मजदूरी मिलती थी, इट वाज मिजरेबली लो, और वो काफ़ी कम थी। इन मैनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, वीवर्स डिजर्टेड विलेज and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relatives. Some were weavers along with the village traders revolted, oppressing the company and its officials. Over time, many weavers began refusing loans, closing down and their workshop and taking to agricultural laborers. तो कई कर्नाटक और बंगाल में जो कई बुनकर थे उन्होंने विलेजेस, गांव को छोड़ दिया और वो माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए टू द अदर विलेजेस, दूसरे गांव में, और वहाँ पर वो लूम्स में, बुनाई उद्योग में काम करने लगे, और जहाँ पर उनके फैमिली रिलेशंस थे। और वीवर्स जो थे, वो बुनकर जो थे, कई जगह उन्होंने रिवोल्ट, विद्रोह किया, उन्होंने कंपनी को अपोज किया, एंड इट्स कंपनी और उसके ऑफिशियल्स का
oppose किया, मतलब विरोध किया. Over time, many weavers began refusing loans. उन्होंने loans लेने से इनकार कर दिया, अपनी workshops को बंद कर दिया और agriculture labor की तरह, मजदूरों की तरह वो काम करने शुरू हो गए. अब now here we will start. Manchester come to India. Manchester. In 1772, Henry Bertolu, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textiles could never reduce since no other nation produced goods of the same quality. Yet, by the beginning of the 19th century, we see the beginning of a long decline of textile export from India. In 1811 to 12, these goods accounted for 33% of India's exports. By 1850 to 51, it was no more than 3%. Why did this happen? What were its implications? ये कह रहे थे कि 1772 में हेनरी पर्टोलो ने, एक कंपनी ऑफिशियल्स ने, जो कि उसने ये कहा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल की, भारतीय कपड़े की जो डिमांड है, मांग है, वो कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी दूसरा राष्ट्र इतने अच्छा सामान, इस फाइन क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का सामान प्रोड्यूस नहीं करता. पर 19th सेंचुरी में 1850s के टाइम में जब देख रहे हैं तो वहाँ पर 3% तक रह गई है. इट वॉज नो मोर देन 3%, जबकि पहले 33% थी. ये क्यों हुआ, क्या इसके रीजंस थे? नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस. एज कॉटन industries developed in England, industrial groups worrying about imports from other countries. They pressurized the government to impose import duties on cotton textiles so that Manchester could sell in Britain without facing any competition from outside. जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप हुई, बाहर जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, जो वहाँ पर जो उद्योगपति थे, वो चिंतित हो गए कि अगर दूसरी कंट्री से, दूसरे देशों से अगर इंपोर्ट, आयातित गुड्स आएंगी तो उनका अपना सामान का क्या होगा. उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया टू इम्पोज, ताकि कि जो बाहर से सामान आने पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए, आयात पर कर लगाया जाए, ताकि कि जो कॉटन टेक्सटाइल है वो महंगा हो जाए और फिर लोग उसको ना खरीदें. मैनचेस्टर गुड्स could sell in Britain without facing any competition from outside, ताकि जो मैनचेस्टर है, जो ब्रिटेन में, वहाँ से जो सामान बन के आ रहा है फैक्ट्री से, वो वहाँ पर बिक जाए. At the time, industrialization persuaded the East India Company to sell British manufacturing in Indian markets as well. और यहाँ पर वो उन्होंने उनको समझा लिया, उनको राजी कर लिया कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को, कि ब्रिटिश सामान उद्योग बनाने वालों को, कि वो इंडियन, भारतीय बाजार में भी सामान बेचे. एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th century. 19वीं शताब्दी थी, उसके पहले समय, कुछ दशकों के दौरान वहाँ पर जो ब्रिटिश गुड था, उसका सामान, कॉटन गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ता गया. एंड एट द एंड ऑफ द 18th century there had been virtually no import of cotton piece goods from India into India. But by the 1850s, cotton piece goods constituted over 31% of the value of Indian imports, and by the 1817 it rose to about 50%.